बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात शहरी श्रीनगर के ज़ूनीमर इलाके की, जहां पर आज अलग सुबह से ही एनकाउंटर शुरू हो गया था। यानी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये जो एनकाउंटर था दोपहर तक जारी था और इस एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट जाम बहक हो गए हैं। हालांकि आज सुबह ही जब फोर्सेस को इतला मिली थी कि ज़ूनीमर इलाके में एक मकान के अंदर कुछ मिलिटेंट मौजूद है और उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने उस इलाके को मुहासरे में लिया। मुहासरे में लेने के बाद जो कुछ कार्रवाइयाँ चली हैं, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन मिलिटेंटों के वालिदैन को भी यहाँ पर लाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से साफ मना किया। हालांकि बहुत कोशिशें चली हैं और जब उन्होंने मना किया उसके फौरन बाद ही पुलिस और फोर्सेस ने जो आसपास, यानी इस मकान के जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे उसके आसपास जितने भी घर थे वहां से लोगों को निकाला। और लोगों को निकालने के बाद एक बार फिर उन्हें कहा गया कि वो सरेंडर करें, लेकिन जब सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वहां से गोली चली और उसके बाद इस झड़प में 3 मिलिटेंट अभी तक मारे जाने की खबर है। देखे भी होंगे, उसको अपील किया गया काफ़ी, फिर भी नहीं माना और अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फायर किया। हमारे फोर्सेस ने इधर से फायरिंग शुरू किया और इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से 2 को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक में थोड़ा कन्फ्यूजन है, अब इनके पेरेंट्स को जो क्लेम कर रहे हैं उनको बुला के हम लोग दिखा देंगे। तीनों का देंगे, फिर हम लोग के हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको भेजेंगे या बारामूला में भेजेंगे, दोनों में से किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उनका लास्ट साइट होगा। फैमिली मेम्बर को अलाउड करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। इनफैक्ट भी पिछले बार जब ईद के टाइम में हुआ था तो उसमें कुछ हमारे साइड से जो भी प्रोफेशनल गलतियाँ हुई हो, हम लोग पब्लिक से एक्सेप्ट भी किए हैं। और चूँकि मिलिटेंट भी घर फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा था, इसलिए ज़्यादा घर डैमेज हो गया था। इसमें मिलिटेंट भी घर ने डैमेज किया। हमारे फोर्सेस ने बहुत बढ़िया प्रोफेशनल ढंग से उसको हैंडल किया, कोई घर में आग नहीं लगने दिया। टीएस मोसेल हम लोग जैसे कि पामपुर में कैसे उसी ढंग से पहले टीएस मोसेल मारे, उससे भी निकला, फिर फायरिंग करना पड़ा। और इसके लिए मैं सीआरपीएफ को, पुलिस को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया से काम हुआ। ऐसे एक्शन से पब्लिक का भी हम लोग दिल जीत सकते हैं, पब्लिक के परसेप्शन में चेंज होगा और शांति लाने में कामयाबी मिलेगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो 2 जो है, हिलाल एक है, मोहिसिन 2 है। तो उनके पेरेंट्स आ जाए, उनको हम दिखा देंगे, आइडेंटिफाई तो वही कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो 2 टेररिस्ट है वो कैटेगरी में, एक सी कैटेगरी में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी है। बाकी तीसरा है, उसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते, नाम नहीं बता सकते कौन है। उनके पेरेंट्स शायद गेट पर आए होंगे तो उनको दिखा देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर आईजी साहब, इनका कौन से मिलिटेंट आरोपी के साथ इनका ताल्लुक है? वेपन क्या मिला और क्या फोर्सेस को कोई नुकसान? फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो मिलिटेंट बेसिकली एचएम के थे, लेकिन ये इसको आईएसजेके के नाम से जाना जाता है। ये आईएसजेके के नाम से हमारी लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल, मैं भूल गया बताना। हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल वो हमारे जो है अच्छा कामयाबी से सकूर जो है, सकूर फारूक लंगू, जब पांडच में 20 मई को बीएसएफ के 2 जवान अपनी ड्यूटी पॉइंट से हट के कुछ दुकान पर गए थे तो उन पर फायर अटैक किया था। दोनों का वहाँ पर शहीद हो गए थे, वहाँ मारे गए दोनों। तो उसमें से सकूर का नाम है। फिर हम लोग हमारे एसएचओ ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो 2-3 अजडलू को पकड़े थे। उसमें से हार्डकोर था अजडलू, उन्होंने सकूर का नाम बताया था। और कुछ वहाँ के सिविलियन भी जा रहे थे, उनका फोटो दिखाया था, उन्होंने बोला था कि हाँ ये सकूर है। बाइक वाला कौन चला था आइडेंटिफाई किया, सकूर ने फायरिंग किया था बीएसएफ पर और उनका हथियार भी लेकर भागा था वहाँ से। तो ये, हाँ बोलिए। चलिए नाज़रीन, ये तो थी एनकाउंटर की बात, लेकिन एनकाउंटर के साथ साथ हम बात करते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो कि अब सियासत का अड्डा बन चुका है। क्योंकि अब यहाँ पर एक नया मामला पेश आया है। या नए मामले में एक दिलचस्प कहानी भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत अफसोस भी हो रहा है कि इस कॉरपोरेशन में क्या वाकई ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जो कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो एक कॉरपोरेटर की है। यानी एक कॉरपोरेटर जो आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आया, एहतजाजी मुजाहरा किया कुछ हमख्याल साथियों के साथ,
और दूसरे कॉरपोरेटर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ड्रामाई अंदाज में उससे अगवा किया अपनी गाड़ी में, फिर निशात तरफ किसी जगह पर ले गए और वहाँ पर जो मुल्ज़िम है यानी जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अगवा किया, उन्होंने कुछ साथियों के हमरा उसकी कान पट्टी पे रिवॉल्वर रखा और उसके बाद जो उनका मनपसंद बयान था, जो वो सुनना चाहते थे बकौल इसके, वो बयान उनसे दिलवाया और वो बयान रिकॉर्ड भी करवाया। ये तो इस कॉरपोरेटर का इल्ज़ाम था, लेकिन हमने इस इल्ज़ाम की जांच करनी चाही थी क्योंकि जिस कॉरपोरेटर पर ये इल्ज़ाम था, हमने उनका नंबर भी घुमाया और उस पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार हमने भी कॉल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नंबर से किसी भी कॉल का जवाब नहीं आया है। लेकिन जब शहर श्रीनगर के अंदर ये कॉरपोरेटर आज पहुंचे जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ड्रामाई अंदाज में अगवा किया गया था और उसके बाद उनसे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया जो वो देना नहीं चाहते थे, यानी साबिका मेयर जुनैद अजीम मत्तू के खिलाफ और कुछ रिश्वतखोरी के खिलाफ, कुछ डेवलपमेंटल वर्कर्स के खिलाफ। तो उनका मानना है कि दूर दूर तक भी उनका उस बयान के साथ वास्ता नहीं है, बल्कि उन्होंने वो बयान दिया है लेकिन जब उनकी कान पट्टी पे बंदूक रखा गया है। लेकिन क्या ये कॉरपोरेशन इसी चीज़ के लिए बनी थी कि जिस तरह से यहाँ पर अब ये वाक़ात सामने आ रहे हैं, हम एक बार फिर कह रहे हैं कि अभी इस मामले की ये तस्दीक नहीं हो पा रही कि क्या वाकई ये चीज़ हुआ भी, लेकिन अगर ये चीज़ हुई है तब ये बदकिस्मती की बात है कि इतने बड़े इदारे के अंदर जो कि जमहूरी तर्ज अमल पर अमल पैरा होकर ये लोग यहाँ पर चुन के आए थे और फिर इस तरह की गैर कानूनी हरकत अगर की जाती है तो ये वाकई नाइंसाफ़ी और हम ये कहेंगे कि बदकिस्मती की बात है। लेकिन आज तो उन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉल में एहतजाज किया और उनका मानना है कि उन्होंने इस हवाले से पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है और इस हवाले से FIR भी दर्ज हुई है। क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मोहम्मद लतीफ़ मीर है, मैं कॉरपोरेटर वार्ड 5 पांता चौक से हूँ, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जनाजे से आ रहा था, तो मेरे दोस्त जो मेरे साथी भी है कॉरपोरेशन में, अशरफ पालपुरी आए। उन्होंने कहा कि चाय की एक प्याली पीते हैं। मैं थका हुआ था, मैं नीचे आया, उसकी गाड़ी में बैठा क्रेटा में। वो जो ही चलने लगा लाल चौक की जानिब, तो उसने मुझे डराना धमकाना शुरू किया। मैं कह रहा कि पहले ये मजाक है, दोस्त है। इस असना में से उसने रिवॉल्वर निकाल कर अपने लेफ्ट हैंड में रखा और मुझे चुप रहने को कहा। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त कतई नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने देखा ही होगा कि पिछले हफ्ते 2 कॉरपोरेटरों का क्या अंजाम हुआ। तो इस असना में मुझे उसने ब्रेन निशात पहुँचाया। ब्रेन निशात में एक नामालूम मकान में मुझे ले गया, तो मैं हक्का बक्का रह गया। इसी असना में दरवाजे से शेख इमरान और अब्दुल वहीद डार आए, तो उन्होंने बड़ी खौफजदा आंखों से मेरी तरह देखा, कहा कि अशरफ साहब बदस्तूर इस बंदूक से खेलते रहे और मेरी तरह देखते रहे। रिवॉल्वर था छोटा सा, बिल्कुल गन पॉइंट पे बन गया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप कल का दिन देखना नसीब नहीं होगा आपका। मुझे डराया, धमकाया, खौफा आलम में बेबसी में थका हुआ था। मैंने कहा शायद ये मजाक कर रहे हैं, एक ही बयान देना है तो फिर क्या ऐसे कि कल मैं इसकी तरदीद भी कर सकता हूँ। जान बची लाखों पाए, ज़िंदगी अनमोल होती है, ये पलट कर दूसरी बार नहीं आती है। लेकिन मैंने कहा मेरा अल्लाह मुहाफिज है। कैमरा ऑन किया, बंदूक के नोक पे मुझे बयान दिलवाया गया करप्शन के बारे में, वार्ड अफसर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मैं हर लिहाज आई कंडम इट। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन विद द रिप्रेजेंटेटिव। आई हैव रिग्रेट्स। वी आर पीस लविंग बर्ड्स। ये अमन को सबतार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी माहौल बन रहा है यहाँ। हमारे मेयर साहब ने शानदार काम किया, मैंने हिस्सा नहीं लिया इनके इस नो मोशन कॉन्फिडेंस में, तो एक शानदार काम किया जिसके चश्मदीद गवाह शहर के लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इसकी तहकीकात की जाए। दुनिया बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में अपनी सोच तब्दील की। जी साफ अयान है, जब शेख इमरान कैमरा ऑन करते हैं अपनी ज़ाती कैमरा के साथ और वही डार मौजूद हो अशरफ पालपुरी, तो इसमें तो कोई अब गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। हिडन हैंड्स आर ऑलवेज वर्किंग। यहाँ बंदूक के बगैर और एक भी बंदूक है जिसको खामोश करना आज बेहद ज़रूरी है, जो इन जैसे आदमियों के पास है, जो अपने अगराज़ मकसद के लिए शरीफ लोगों को तंग
को तलब करने के लिए और सियासी फेवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी करीबन 11:15 के से वही डार भी चले गए जब इन्होंने कैमरा वैमरा से मुझे अनाप शनाप बकवाया। जनाब ये 10:30 बजे रात के थे, तो जब ये एक एक करके चले गए तो मैंने जो ही फिर दरवाज़ा खोला, मैंने पाया सड़क के बरलब ये मकान है, तो मैं सड़क पे आया। मेरी खुशनसीबी थी, अल्लाह मेरे साथ था कि एक सोमो आ रही थी। इसके गवाह मेरे 2 वॉचमैन कॉरपोरेटर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है, उन्होंने मुझे पहचाना, वो उमर रसीदा है, वो बतौर वहाँ वॉचमैन काम करते हैं। मैं घर आया, उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। इस पर बहुत सारे मेरे साथी घबराए थे। तो कॉल है कि जो ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने साथियों को बुलाया, रिश्ते को बुलाया। मैंने कहा माजरा इस तरह हुआ है, मुझे अगवा किया गया था, गन पॉइंट पे मुझे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। फिर मेयर साहब करीबन 12:30 बजे रात अपनी जमात से, मेरे रिश्तेदारों से मुझे हौसला दिला दिया। मैं पूरी रात सो न सका। सुबह होते हुए मैंने FIR दर्ज किया पंतो चौक थाने में, फिर शहीदगंज थाने में आया। मैं SHO शहीदगंज का बड़े शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने मेरे 3 सफ़ों पे मेरी ये कलम बंद किया मेरे बयान को। मैं चाहता हूँ इसकी तहकीकात हो। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि एक ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का, खासतौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट का, काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। और उस ऑर्डर में साफ जाहिर है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को एड्रेस किया गया है और उन्हें ये जो कश्मीर के अंदर 67 यानी 67 जो शराब की दुकानें हैं उन्हें लाइसेंस फराहम करने के हवाले से बात की गई है। कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो 183 ऐसी दुकानों की लाइसेंस जो है उन्हें इनकी इजराई के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिखा गया है। लेकिन जो ही ये ऑर्डर सर्कुलेट होने लगा सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, और उसके बाद हमने देखा कि पब्लिक का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था। और जब पब्लिक का रिएक्शन स्ट्रांग था तो सरकार को अपनी नीति जो है वो स्पष्ट यानी साफ करनी पड़ी। रोहित कंसल ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को अप्रूव नहीं किया है और ना ही इस पर कोई बात हुई है और ना ही इस हवाले से कोई पॉलिसी डिसीजन है वो सामने आया है। यानी अभी तक कोई भी लाइसेंस इस हवाले से फराहम नहीं की गई। लेकिन रोहित कंसल अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि इस हवाले से उनका आइंदा का लाहेअमल क्या रहेगा। सिर्फ इतना उन्होंने ज़रूर बताया कि अगर कोई कोशिश भी की जाएगी, कोई फैसला लिया जाएगा, तब सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन कश्मीर के लोग यही कहते हैं कि कश्मीर एक पिरवर है, इसको हम शराबवर बनने नहीं देंगे। और इस हवाले से उनका मानना है कि एक जो मजहबी अक़दार है या मजहबी जो ख़यालात हैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मजहबी सोच को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में शराब की ममानियत की गई है। न सिर्फ उस व्यू से बल्कि सेहत के लिए भी शराब ठीक नहीं है, तो क्यों कर सरकार इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रही है। अलग अलग इलाकों से हमने भी, हमारे नुमाइंदों ने भी लोगों के साथ बात की और लोगों का मानना है कि वो कतन और किसी भी तौर पर शराब की एस्टेब्लिशमेंट को या उन्हें यहाँ पर लाइसेंस दिलाने के हवाले से उस हक में नहीं होंगे और इसके खिलाफ हमेशा रहेंगे और इसके हक के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। यानी ये पब्लिक का कहना है और इस हवाले से सरकार को भी अब अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो साफ करनी होगी और ऐसी दुकानों को कोई लाइसेंस नहीं फराहम करनी होगी, क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है और सरकार जब कुछ करती है तो पब्लिक के लिए ही करती है। लोगों का मानना है कि अगर इससे जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की सेहत को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है, डॉक्टरों का मानना है कि शराब सेहत के लिए ठीक नहीं है। न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि शराब जो है ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर भंग पीने पर पाबंदी है तो शराब पीने पर क्यों नहीं। जब भंग जो है इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो उस पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी है और ऐसे लोग जो भंग के काश्त करते हैं या उसके साथ मुंसलिक है, उसका कारोबार करते हैं, उन्हें बिहाइंड द बार पहुँचाया जाता है। तो शराब के लिए इतनी नरमी क्यों? क्योंकि शराब किसी भी तौर इंसान के लिए सही साबित नहीं होगा। इस हवाले से जहां सरकार का पहलू एक तरफ कि किसी को लाइसेंस अभी तक नहीं दी गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी इस हवाले से कोई अप्रूवल या कोई रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं दी है, वहीं पर लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मैंने भी पढ़ा है कि वो जो फाइनेंस कमिश्नरी से ऑर्डर एक आया है कि ऐसा कोई हमारा मंसूबा नहीं है, तो अच्छी बात है और मंसूबा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब से मैंने भी देखा है कई बार इस बात पे बातें चली हैं, न्यूज़ें आ चुकी है। हालांकि 2015 में मुझे याद है कोर्ट में भी ये केस चला है वहाँ,
तो कोर्ट में वो उस वक्त की जिन लोगों ने वो बिल पेश की थी, तो उसमें उन्होंने जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 के तहत हमें ये प्रोटेक्शन मिलती है कि जब तक लोगों के साथ एक्साइज जो डिपार्टमेंट है वो लोगों को मोटिवेट करे कि इसमें आपका बेनिफिट है, तो आप क्या कहें, अगर लोग इनकारी है, अगर लोगों की ये तबीयत नहीं है, ये लोगों के साथ डिस्कस करना है। जब लोग इनकार कर रहे हैं, जब ये धरती है, ये कश्मीर जहाँ ये आदत नहीं है, जहाँ अभी तक इसकी ज़्यादा वबा नहीं है, तो लोग इसके ख़िलाफ़ है, तो लोग सरकार को चाहिए कि ऐसी ना कोई तजवीज़ दे, जिस तरह कल के ट्वीट में तजवीज़ आई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि उन्होंने अब कहा है कि ये न्यूज़ नहीं, ना तो ये रूमर था, बल्कि एक तजवीज़ उन्होंने कहा था, शायद तजवीज़ दे रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, यहाँ प्रमोशन दे देंगे टूरिज़्म या लोगों को। तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये सिरे से ही कश्मीर में नहीं चल रहा है, जिस तरह बाकी इंडिया के बाकी स्टेटों में भी है कि अभी वहाँ नहीं चल रहा है, बैन लगा दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंजूरियस फॉर हेल्थ है। ये हेल्थ के हिसाब से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों के मुताबिक अगर नहीं चाहेंगे लोग तो ये नहीं होगा। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने जो अभी ये फैसला दिया है कि हमने ऐसा कोई ऐसी प्रोग्राम नहीं है हमारा, तो ये अच्छी बात है। उनका प्रोग्राम नहीं है, अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो ऐसा प्रोग्राम या ऐसा इरादा ना रखे। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में सोलर इक्लिप्स की। यानी आज सूरज ग्रहण था और पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि सूरज ग्रहण था, और सुबह 9:58 से 2:21 तक पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स में ये सूरज ग्रहण था। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में 11:58 से लेकर 1:41 तक सूरज ग्रहण था। और आज का ग्रहण बहुत ही खतरनाक था। डॉक्टर्स और जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका मानना था कि नेक्ड आई से सूरज की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी चली जाने का भी ख़तरा है। इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर हम बहुत तरीके से जो हम इस सोलर इक्लिप्स को देखते हैं, सूरज ग्रहण को देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ एक हम मिथ ही कहेंगे, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ इसका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। लेकिन न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके दौरान लोगों से कहा जाता है कि वो एहतियात करें। एहतियात सिर्फ सूरज की तरफ देखने को नहीं, बल्कि जो लोग, जो ख़वातीन, जो हमारी माएँ या बहनें जो प्रेग्नेंट है, जो हामिला है, उनसे कहा जाता है कि वो घरों के अंदर ही रहे, वो घरों के बाहर ना जाए। और कश्मीर के अंदर आज इस रिवायत और इस कॉन्सेप्ट के ऐन मुताबिक ऐसी बहनें जो हामिला थी वो घरों के अंदर ही रही, वो घरों के बाहर नहीं गई हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रेग्नेंट वुमेन के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, जो आज तक हमने मुख्तलिफ माहिरीन के साथ बात की। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सूरज है, जब वो ग्रहण से चलता होगा, जब सूरज का ग्रहण होगा, तो उस टाइम उसकी तरफ बगैर जो प्रिकॉशंस है नहीं देखना चाहिए, और आज भी हुआ है। लेकिन इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारे लोग आज देखने भी गए थे, और मुख्तलिफ जो आलात हैं उनके ज़रिए इस सूरज ग्रहण को देखा गया है। तो इस तरह से आज सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर सूरज ग्रहण था, और ये सुबह से दोपहर तक लगातार जारी था। नाज़रीन किराम, आज 21 जून है, और 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन तस्वुर किया जाता है। इतना ही नहीं, आज के दिन जो है योगा डे भी मनाया जाता है, और ये शुरुआत जब इसकी हुई तो भारत से ही हुई है, क्योंकि यहाँ इसके बेनिफिट्स जो है वो फिज़िकली भी, मेंटली भी, हेल्दी भी, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली भी माना जाता है, जो पूरे भारत के अंदर योगा डे के हवाले से कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ही असल में इसकी जो है तशहीर जो है पूरी दुनिया में की है, और उसके बाद इसे यूनाइटेड नेशन ने भी ऑप्ट किया, और उसके बाद ये साल 2015 से लगातार आलमी स्तर पर योगा डे मनाया गया। यानी इस कोशिश में भारत कामयाब हुआ कि वो पूरी दुनिया को मनवाए कि योगा के क्या फ़ायदे हैं। यानी एक किस्म की एक्सरसाइज हैं जो पूरी दुनिया में अब की जाती है, और पूरी दुनिया में आज इसे मनाया जाता है। हालांकि एक तरफ आज कोविड था, कोविड की वजह से आज वो तकारीब मुनक़द नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी तकारीब जो है वो मुनक़द हुई। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया था,
जम्मू कश्मीर में भी घरों के अंदर ही ज़्यादातर इस तरह की तकारीब हुई हैं और कुछ एक इलाकों में गवर्नमेंट स्तर पर भी ये तकारीब हुई हैं, लेकिन उनकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पाई है। और दूसरी बात ये भी है कि आज कोविड की वजह से जहाँ लॉकडाउन है, तो इस वजह से कुछ एहतियाती तदाबीर के तहत वैसी बड़ी तकारीब आज मुनक़द नहीं हो पाई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर समेत बेशतर जो रियासतें हैं मुल्क की, वहाँ पर योगा डे मनाया गया है। हालांकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी योगा के हवाले से छोटी छोटी तकारीब जो है वो मुनक़द हुई, लेकिन उस नवियत की जो तकारीब है नहीं हो पाई है जो भारत में इसे मनाया जाता था, क्योंकि इसके फ़वाइद जो है वो ख़ास तौर पर माना जाता है कि इससे बॉडी जो है फ़िज़िकली फ़िट रह सकते हैं कि इंसान, और इसके साथ साथ जो ज़हनी नशोनुमा है इंसान की वो भी बेहतर हो सकता है। हिंदू मज़हब के साथ भी इसको जोड़ा जाता है स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, क्योंकि माना जाता है ये आयुष या वहीं से निकल कर आया है, जिससे अब हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी है बहुत ऑप्ट कर चुकी हैं और हिंदुस्तान के अंदर इसे बहुत लोग बहुत वक्त से मना रहे हैं। लेकिन आज भी इस हवाले से जो तकारीब हुई हैं उसमें बशर्ते कि आज इसमें कुछ तादाद जो है कम ही रही हैं, लेकिन आज भी ये तकारीब मुनक़द हुई है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। चूँकि बाइफर्केशन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर का सिविल सेक्रेटेरिएट है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें अब तकसीम किया गया। 18 के करीब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं और 18 जो है कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल सेटअप पर जो है अलग अलग राय आने लगी हैं। लोगों ने इस फैसले का जो है तनकीद किया है। ख़ासतौर पर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस जो मामले का, इस फैसले के शदीद अल्फाज में मुज़्ज़बदमी की है और इसके साथ साथ इसकी तनकीद भी की है। और उनका मानना है कि एक तो ये रिवायत के बिल्कुल बरक्स है और दूसरा ये कि इससे लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा और मुलाजमीन को भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से J&K एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी आज जो है अपना एतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि ये जो वाला फ़ैसला है, ये जो मूव है, एक तो ये मुलाजिम कुश है और दूसरा ये कि पब्लिक के ख़िलाफ़ भी है। उनका मानना है कि इस तरह का मूव बिल्कुल जो मुलाजमीन हैं उनकी ख्वाहिशात के ऐन ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे ना ही पब्लिक का काम निकलेगा बल्कि मुलाजमीन को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि उनका मानना है कि अगरचे सरकार इस चीज़ के लिए तैयार हो गई थी कि 6 जुलाई के दिन कश्मीर के अंदर फुल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के अंदर मुकम्मल तौर पर काम करेगा, तो फिर क्या वजह है कि फिर ये फ़ैसला लिया गया है। उनका मानना है कि इस हवाले से SOPs भी मुरतब किए गए थे और सभी एहतियाती तदाबीर के तहत जो मुलाजमीन हैं उनसे भी कहा गया था कि किस तरह आ जाएंगे, क्या कुछ करना होगा, बाज़ाब्ता जो इसके लिए वर्क कल्चर होगा उसे मुरतब किया गया था। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि इसके बरक्सी फ़ैसले लिए जाते हैं। हमारे साथी सनब एजाज के साथ जो एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात की। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मसला ये है कि अगर जो सेक्रेटरी थे वो एज़ पर रूटीन चलते थे, 6 महीने जम्मू में रहता था और 6 महीने श्रीनगर में रहता था। इससे दोनों तबके के जो एम्प्लॉय, दोनों रीजन्स के जो एम्प्लॉय थे, चाहे जम्मू के या श्रीनगर के, उनको एक इसमें आसाइश और आराम मिलता था कि वो अपने अपने काम जो है वो आराम से करवाते थे। वहाँ पे जो भी जो उनके फाइलें थी मूवमेंट होती थी। लेकिन इस बार ये हुआ है कि कोविड, हमें पता है कोविड-19 की वजह से हालात ठीक नहीं थे, लेकिन एक जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 6 जुलाई से यहाँ पे बाज़ाब्ता सेक्रेटरीट जो ओपन करने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद थी कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो जम्मू में अपनी टर्न हो गई थी 6 महीने की। अब हमें उम्मीद थी कि 6 महीने यहाँ पे भी आएंगे और महकमे जो है अपने अपने काम शुरू करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले एक आर्डर आता है जिसमें 18 महकमे जम्मू में और 18 महकमे श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में काम करेंगे। इससे हमारे मसले में बहुत, इससे जो खासकर सेक्रेटरीट में जो बहुत सारे मसाइल मुलाजमीन के, उनको बहुत इससे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का मुलाजिम जम्मू का जो है वो श्रीनगर नहीं आ पाएगा और श्रीनगर का जो है वो जम्मू नहीं जा पाएगा ड्यू टू कोविड-19। जम्मू में भी है ना, नॉर्थ इन कश्मीर में भी नहीं है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम पहला फोकस हमारा यही है कि हमारी टर्न मिलनी चाहिए, जो श्रीनगर में बिल्कुल 6 महीने बराबर अपनी टर्न मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये इसका बना रही है कि कोविड-19 की वजह से, वो हमको पता है जम्मू में भी इस वक्त कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, धड़ाधड़ रोज़ आते हैं और कश्मीर में भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं, क्या ये सेक्रेटरी
सेक्रेटरीट जो है यहाँ पे लाना और 18 महकमे वहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, इससे मुझे नहीं लगता है कोई मसला हल होगा। ऑलरेडी मसले तो बहुत से हैं और हल कैसे होंगे। जब फाइल चपरासी जम्मू में बनाएगा, लानी या श्रीनगर असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास, उसके बाद जम्मू से वापस जाएगी सेक्रेटरी के पास, फिर कमिश्नर के पास। फाइल में तो जम्मू श्रीनगर के, लेकिन इसके पीछे की साजिश क्या लग रही है? आप तो बता रही थी ये साजिश है। नहीं, साजिश वो सरकार को पता है इसके पीछे का मसला क्या है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये बात क्लियर करना चाहते हैं, इससे असर पड़ेगा। जो 90% मामला जो मुलाजमीन के सरकार जो फाइलें पड़ी हैं सेक्रेटरीट में, उन पे ज़बरदस्त असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक रूटीन वर्क था और रूटीन वर्क से चलता रहता था। क्यों अब इनका मामला ये था कि हमें मूवमेंट करनी है वहाँ से यहाँ कोविड-19 की वजह से, लेकिन सरकार है, सरकार के पास किसी भी चीज़ का प्रोविजन होता है, सरकार के पास हर किसी चीज़ का अल्टरनेटिव होता है, SOPs फॉलो। उस जो पहला ऑर्डर था, हैरानी की बात होता ये है जो इन्होंने ऑर्डर निकाला था कि 6 जुलाई को यहाँ सेक्रेटरीट खुलेंगे, उसमें तो SOPs बाज़ाब्ता उसमें प्रोटोकॉल जो फॉलो करना था कोविड-19 के लिए, वो उन्होंने उसमें पूरा जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद अचानक से ऑर्डर आता है 18 महकमे जम्मू में काम करेंगे, 18 यहाँ करेंगे, तो हमें लग रहा है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। और मुलाजिम लीडर हैं, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं, ये होगी ट्रेड यूनियन की बात। आम कश्मीरी क्या कहते हैं इसमें? देखिए, आम कश्मीरी जो हम ही मैं तो एक कीपिंग असाइड की मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं कश्मीरी हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ जम्मू कश्मीर का। मैं इस वक्त जम्मू की भी बात, जम्मू में भी यही लोग कह रहे हैं, कश्मीर में भी यही लोग कह रहे हैं, हमें वहाँ से भी इनपुट से यहाँ आम लोग भी हम ही हैं, एम्प्लॉय भी हम ही हैं, हम ही सोसाइटी है, सारे हम ही हैं। आप भी इसी JNK के बाशिंद हो। लोग सारे कह रहे हैं भाई अगर फॉरेस्ट महकमा वहाँ है, यहाँ के बंदे को काम है, वो कैसे अब वहाँ जाएगा? यहाँ पे रखा है इन्होंने, मान लीजिए महकमा तालीम, वहाँ का जम्मू का बंदा है, उसको यहाँ पे आना है। तो ये एक मुझे लग रहा है इसमें बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है दोनों रीजन्स के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता इस बार कश्मीर के साथ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारी टर्न थी। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये नशरियात में इसे शामिल कर रहे हैं कि वादी कश्मीर के अलग अलग रूट्स पे जो सोमोज़ चल रहे हैं उसमें या तो इजाफी किराया लिया जाता है या कि फिर जो SOP है उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है और गवर्नमेंट कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। कल भी हमने RTO कश्मीर के साथ श्रीनगर में बात की और उन्होंने वजाहतन कहा कि जो सोमोज़ अभी चल रही है वो गैर कानूनी तौर पर चल रही है और ट्रैफिक महकमे की जानिब से उन्हें कोई इजाज़त नहीं दी गई है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से कोई वजाहत की है। लेकिन आज बडगाम का भी ये आपको यह हाल सुनाते हैं, क्योंकि बडगाम के अंदर जो ARTO है मुबशिर साहब, उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात की मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से, और उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला के अंदर भी अगर जो सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि यहाँ पर SRTC बसेस जो चलाई जाएंगी और इब्तदाई तौर पर 10 SRTC बसेस को चलाने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही है, अभी 9 गाड़ियाँ आनी बाकी हैं। हालांकि बहुत पहले ये ऐलान किया जा चुका है और आपने नशरियात में हमने वो ऑर्डर भी दिखाया था जिसमें अलग अलग रूट्स जो है उनका इंतखाब किया गया था और बताया गया था कि ये जो रूट्स हैं इन्हीं पर ये गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन अभी तक 10 दिन हुए होंगे, लेकिन अभी तक भी सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही है। उनका मानना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों में इजाफा किया जाएगा और बहुत जल्द जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सोमो के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी कोशिश कर रहे हैं सभी तरह के लोगों के साथ बात करने के हवाले से, जो इसके हवाले से SOPs मुरतब किए गए हैं उन पर अमल हो जाए। इसी वजह से तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब उन्हें भी ऑन बोर्ड ले रही है, लेकिन फिल वक्त तक किसी को भी सोमो चलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ एक रूट्स पर चल रही हैं और इस हवाले से चेकिंग स्क्वाड्स भी मुरतब किए गए हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर इन गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मुबशिर साहब ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एज़ पर रेड जोन जो हमारा है, बडगाम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इज़ अ रेड जोन, उसमें जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो डायरेक्शंस आई हैं हायर अथॉरिटी से, वो ये है कि SRTC विल अप्लाई बसेस। उस दिन में हमने एक मीटिंग यहाँ कंडक्ट की अंडर द वर्दी लीडरशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर और जनरल मैनेजर SRTC भी आए। उसमें डिसाइड किया गया कि इनिशियली 10 बसेस हम स्टार्ट करेंगे SRTCs की ऑन डिफरेंट रूट्स, जो मेन रूट्स हैं, मेन रूट्स तहसील रूट्स विच गेट कनेक्टेड टू द बडगाम। अभी तक SRTC ने एक बस दी हुई है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो और भी बसेस यहाँ स्टार्ट करें ताकि जो कम्यूटर्स हैं वो इन मुश्किलात का सामना ना करें। जहाँ तक सवाल है सोमोज़ का, अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स उनके लिए नहीं है। ये जो ऑपरेशन है, आई विल टेल यू, दे हैव डन इट ऑफ देयर ओन। तो हमारी टीम निकली थी आज, उसमें भी एक डायरेक्शन आई है कि कौन कौन अफसर चेकिंग में जाएंगे।
कुछ गाड़ियों के हमने आपने देखा होगा लाइसेंस सीज किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी एक्शन अंडर रूल्स वारंटेड होगी वो एक उन्होंने स्टार्ट की है। हमने अभी आप देखेंगे कि हमने उनको आज और रिक्वेस्ट की है, उनकी गाड़ियाँ लेबर मूवमेंट में कुछ बिजी थी, आज हमने और रिक्वेस्ट की है जनरल मैनेजर साहब को कि वो आज से ही स्टार्ट करे 10 बसेस। देखिए हम सबका मिशन एक ही है, टू स्टॉप दिस पैंडमिक। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जो स्पेनिश फ्लू हुआ है, मैं उनका एक रिसर्च आर्टिकल देख रहा था, वो फ्लू इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।